हेलो फ्रेंड, आज हम लोग शुरू करेंगे इतिहास का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। पहला प्रश्न है, किसान भी जानते होंगे, जमींदार भी जानते होंगे, राज्य भी जानते होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्न से ही। बाबर का परिचय दें। बाबर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। उसने 1526 में भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर उसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। यह युद्ध पानीपत की पहली लड़ाई थी। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। समझिए, अब इसको हम अपनी भाषा में समझेंगे। पहली बात, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इन्होंने पहली बार 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे इब्राहिम लोदी, उसकी हार हो जाती है। बाबर जीत जाता है और इस तरीके से भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में भी बाबर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई को संक्षेप में लिखें। याद रखिए, पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, जिसमें से पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। चलिए तो समझते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। बाबर ने तोपखाने, घुड़सवारी सेना एवं संयुक्त प्रयोग किया। घमासान युद्ध में बाबर के तोपखाने ने भयंकर गोलीबारी की। तुलुगामा दस्तों ने आगे बढ़कर इब्राहिम लोदी की सेना के पीछे से वार किया। इससे अफ़गान सेना में भगदड़ मच गई और इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया। इसमें कुछ जो बिंदु है उसको समझिए अच्छे से। पहला, ये जो आपने पढ़ा तुलुगमा, ये दस्तों, ये दोनों को समझिए। ये एक तरीका होता है तुलुगमा। दस्ता मतलब होता है सेना की टुकड़ी। तो लड़ाई करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के सैनिक तैयार किए जाते थे और उसको एक खास मेथड से लड़ा जाता था। जैसे देखिए, इस तरीके से सेना खड़ी रहती थी और दुश्मन जैसे इधर से आता तो ये पीछे की ओर बढ़ते जाते और इस तरीके से पीछे हो जाते, बैक इस तरीके से, और चारों तरफ से घेर करके और इस तरीके से घेर लिया जाता था। यही तुलुगमा दस्ता कहलाता था। ऐसे जो फौज होते थे उसको तुलुगमा कहते थे। इतनी बात अगर दिक्कत होती है याद रखने में तो आसान भाषा में समझिए। पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें पानीपत उस मैदान का नाम था जहां लड़ाई हुई थी और बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। अब जीतने का कारण समझिए। पहला तोपखाना और दूसरा युद्ध नीति। तोपखाना आप जानते होंगे कि तोप से जब युद्ध लड़ा जाता है तो काफ़ी भारी संख्या में लोग मारे जाते हैं, क्योंकि एक तोप का गोला छूटेगा तो बहुत सारे लोगों की जान ले सकता है। और घुड़सवारी भी जोड़ थी। तो इन सब वजहों से इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी, क्योंकि उसके पास ये सब तकनीक नहीं था। वैसे पॉइंट में भी समझते हैं, इस लड़ाई में लोदी वंश की कमर टूट गई। कमर क्या टूट गई कि लोदी ही मारा गया, बात ही खत्म हो गई। दिल्ली सल्तनत और आगरा का सारा प्रदेश किसके अधीन आ गया? तो बाबर ने ये सबको। इब्राहिम लोदी द्वारा आगरा में एकत्र खजाने पर अधिकार में आ जाने से बाबर की आर्थिक कठिनाइयां दूर हो गई। चूँकि बाबर उस समय में आर्थिक तंगी, यानी उसके हालात उतने अच्छे नहीं थे, पैसा पानी की कमी थी। अब जीत के बाद इसको काफ़ी खजाना मिला, जिससे क्या हुआ, ये अमीर बन गया। तीसरी बात है, जौनपुर तक बाबर ने क्या किया, अपना राज्य स्थापित कर लिया जौनपुर तक। और अगली बात है, पानीपत की लड़ाई में उत्तर भारत पर आधिपत्य के लिए संघर्ष के एक नए युग का शुभारंभ हो गया। चूँकि देखिए, बाबर एक अलग ढंग का आदमी था, उसकी सोच अलग थी, इब्राहिम लोदी की सोच अलग थी। तब एक नया चैलेंज लोगों के सामने आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। तो ये सोच है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अकबर के व्यक्तित्व पर टिप्पणी लिखिए। अकबर कैसा आदमी था, इसके बारे में बोल रहा है लिखने के लिए। अकबर इतिहास में महान की उपाधि से विभूषित है और इसकी महानता का मुख्य कारण है इसका विराट व्यक्तित्व। साम्राज्य की सुदृढ़ता, साम्राज्य में शांति की स्थापना तथा मानवीय
भावनाओं से प्रेरित अकबर ने न सिर्फ गैर मुसलमानों को राहत दिया, राजपूतों के साथ साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, बल्कि एक कुशल प्रशासक व्यवस्था भी प्रदान किया। धार्मिक सामंजस्यता के प्रतीक के रूप में उसका दीन इलाही प्रशंसनीय है। अब अकबर के व्यक्तित्व की बात करेंगे तो देखिए, अकबर शुरुआती दौर में एक कट्टर मुस्लिम था, लेकिन धीरे धीरे उसके विचार बदले और वो क्या हुआ, अपने धर्म को और दूसरे के धर्म को, सबको जितनी अच्छाइयाँ थी अपनाना शुरू कर दिया। और इसके लिए राजपूतों के साथ वैवाहिक, आपने सुना होगा जोधाबाई करके कहानी बनती है उसकी, जिससे उन्होंने विवाह किया था। विवाह करने के बाद उन्होंने उस धर्म का भी बड़ा इज्जत और रिस्पेक्ट उनके मन में बन गया। फिर उन्होंने अपने शासन व्यवस्था में धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया, तब उन्होंने कर्म पर ज़्यादा ध्यान दिया और एक कुशल शासक के रूप में उभर कर सामने आए। इसीलिए उन्होंने एक धर्म भी चलाया जिसका नाम था दीन इलाही। भले ये और बात है कि वो ज़्यादा नहीं चल सका, लेकिन चलाया गया था अकबर के द्वारा। तो अकबर एक बढ़िया शासक के रूप में उनका व्यक्तित्व शानदार रहता है। मुग़ल शासक में सबसे ज़्यादा नाम यानी महान अकबर की उपाधि इनको मिलती है। इसके अलावा इनके द्वारा जो काम किया गया था वो मुसलमानों को राहत तो दिया सो दिया ही, गैर मुस्लिमों को भी राहत दिया। तो मानी सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखा, किसी के साथ भेदभाव जैसी बात नहीं की इन्होंने। अगला प्रश्न है, आईने दहशाला पद्धति की क्या विशेषता थी। देखिए 3 प्रश्न हैं, एक ही आंसर होगा इसका। अकबर के शासनकाल में कर निर्धारण की क्या प्रणाली थी, अकबर ने लगान व्यवस्था में कौन से सुधार किए। ये तीनों प्रश्न का जवाब एक जैसा ही होगा। अकबर ने 1582 ईस्वी में टोडरमल को दीवान अशरफ यानी भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया। टोडरमल ने ही आईने दहशाला आज्ञा पत्र जारी किया। इसमें टोडरमल ने समस्त कृषि योग्य भूमि की पैमाइश कराई। माप की इकाई सिकंदर लोदी का गज था। भूमि को 4 भागों में यथा पोलज, परती, चाचर और बंजर में विभक्त किया गया। प्रथम 3 श्रेणियों में भूमि की औसत पैदावार निकाल दी जाती थी। पिछले 10 वर्षों की पैदावार के आधार पर प्रत्येक फसल पर प्रति बीघा पैदावार का औसत निकाला जाता था। सरकार औसत पैदावार का 1/3 भाग के रूप में वसूली करती थी। कर नगद के रूप में लिया जाता था। यह व्यवस्था आईने दहशाला के नाम से जानी जाती है। 1580 में लगान वसूली के लिए दहशाला प्रबंधन या जब्ती व्यवस्था लागू की गई। उपज बढ़ाने के लिए किसानों को सहायता दी जाती थी। आवश्यकता अनुसार लगान में कमी की जाती थी या माफ़ी दी जाती थी। तो काफ़ी अच्छा इसका हमको भी आंसर लगा है, लिखा हुआ काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी हम आपको आम भाषा में बता दें। देखिए अकबर के समय में जो ज़मीन होता था उसका जो डिटेल होता था, या इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कौन सी ज़मीन कैसी है, तमाम तरीके की जानकारी रखने के लिए एक ऑफिस बनाया गया था। इसी का नाम था दीवान अशरफ। दीवान अशरफ, इसी को आप भूमि विभाग कह सकते हैं। अब दीवान अशरफ का एक हेड होता था, किसी को अध्यक्ष बनाया जाता था, दीवान अशरफ बनाया जाता था किसी व्यक्ति को। तो उस व्यक्ति का नाम उस समय में टोडरमल था। ये कब की बात है, 1582 की। अब उस समय में आप जानते होंगे कि 4 प्रकार की भूमि के बारे में बातचीत करता है। कौन कौन? तब पोलज, जिसमें हर साल उपज होती है। दूसरा छच्छर, जिसमें 1 साल छोड़ करके खेती होती है। तीसरा परती, जिसमें 2 साल या 3 साल के बाद खेती होती है। चौथा बंजर, जिसमें 5 साल या उससे अधिक दिनों पर खेती होती है। तो इस तरीके से भूमि के कितने भाग थे? तो 4 भाग थे जो टोडरमल ने किया था। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात, राजा के समय में, उस समय में अकबर ने क्या किया कि टोडरमल को कहा कि देखो, जिसके साथ जैसा है ज़मीन का मामला वैसे टैक्स रखो। ऐसा ना हो कि ज़्यादा उपज वाले को कम टैक्स लगे और कम उपज वाले को ज़्यादा टैक्स लग जाए। तो इसी के लिए उन्होंने 10 साल का औसत निकाला। देखिए आप जानते होंगे कि हर साल फसल एक जैसी नहीं होती, पर 10 साल में एक एवरेज निकल के चला आता है कि इतनी फसल तो होगी ही। 10 साल का आंकड़ा के आधार पर टैक्स लगाया गया। तो काफ़ी बेहतर व्यवस्था थी, इसीलिए इतिहास में इसका नाम आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुग़ल काल में महिला की स्थिति पर प्रकाश डालें। मतलब मुग़ल काल जब चल रहा था उस टाइम में महिला की क्या स्थिति थी। तो मुग़ल काल में महिलाओं में पर्दा प्रथा
पर्दा प्रथा का रिवाज था। शिक्षा और संपत्ति के उसके अधिकार भी सीमित थे। बहुपत्नी तथा सती प्रथा भी समाज में प्रचलित थी। मुगल राज परिवार की महिलाएं प्रभावी भी थीं। जहां आरा व्यापार निर्माण कार्य में रुचि लेती थी तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। नूरजहां मुगल दरबार में प्रभाव तो जहांगीर को था ही। चलिए आम भाषा में समझिए। 3 महिला का आपको नाम याद रखना। एक है पहला गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ये कौन है? अकबर की बुआ। दूसरा नाम आपको याद रखना है जहां आरा। जहां आरा। और तीसरा नाम आपको याद रखना है नूरजहां। नूरजहां। अब इसका आंसर समझिए, हम आसान भाषा में बताते हैं। ये इसने पूछा कि महिला की स्थिति कैसी थी, किस समय में? मुगल काल में। तो मुगल काल में जो महिलाओं की स्थिति थी तो वो 2 चीज़ों से ग्रसित थी। आप देख रहे हैं पर्दा प्रथा। आप जानते होंगे कि महिलाओं को बाहर निकलना, कहीं जाना आना, इस पर पाबंदी थी। दूसरी बात क्या थी कि उस समय में सती प्रथा भी चल रहा था। तो सती प्रथा में क्या किया जाता है? महिलाओं को पति के मरने पर उसके साथ ही जला दिया जाता था। काफ़ी क्रूर व्यवस्था थी। तीसरी समस्या समझिए। तीसरी समस्या ये थी कि उस समय में लोग एक व्यक्ति कई शादियां करते थे। इसी को बोला गया है बहुपत्नी। बहुपत्नी मतलब होता है एक से अधिक पत्नियां रखते थे। तो इस स्थिति से देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी महिलाओं की, परंतु ये 3 महिलाओं का काम जब देखते हैं तो लगता है नहीं, एक अच्छी स्थिति थी। अब ये देखिए, गुलबदन बेगम पढ़ी लिखी महिला थी, लेखिका थी, तभी तो किताब लिखा हुमायूं नामा, वरना कैसे लिख पाती। फिर दूसरा देखिए जहां आरा, ये बिजनेसमैन महिला थी। आप जानते होंगे कई कार्य इन्होंने किया, चांदनी चौक वगैरह बनवाया इन्होंने ही। किसने? जहां आरा ने। और इस तरीके से व्यापार निर्माण इस सब में इसको काफ़ी इंटरेस्ट था। वहीं नूरजहां को देखिए तो ये तो बादशाह ही बन गई थी। जहांगीर के रहते हुए भी शासन व्यवस्था तो यही चलाती थी। तो इस तीनों को देख करके पता चलता है कि नहीं, बढ़िया स्थिति थी। तो कह सकते हैं कि मुगल काल में थोड़ी ठीक और थोड़ी गड़बड़ स्थिति थी महिलाओं के बारे में। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में भूमि को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? आईने अकबरी के अनुसार भूमि को किन किन भागों में बांटा गया? आपको ये बता ही चुके हैं। पोलज, ये गलती से लिखा है, प्रेसी नहीं होगा, परती होगा, छच्छर होगा और ये बंजर होगा। देखिए इसमें 2 साल पर खेती होती थी, पोलज में हर साल खेती होती थी, ठीक है। और छच्छर में 1 साल छोड़ करके। इसमें जो है थोड़ा गड़बड़ आंसर दिया, हम आपको फिर से समझा देते हैं। पोलज में हर साल खेती होगी। उसके बाद है छच्छर, छच्छर में 1 साल छोड़ के होगा। पड़ती में 2 या 3 साल छोड़ के होगा। और बंजर में 5 साल या उससे अधिक वर्ष के बाद खेती होगा। चलिए अगला प्रश्न, मुगल दरबार में पांडुलिपियाँ कैसे तैयार की जाती थी? बहुत मेहनत लगता था पांडुलिपि तैयार करने में। अब समझिए कैसे। पांडुलिपियाँ तैयार करने की प्रक्रिया जटिल एवं लंबी थी। इन्हें राजकीय किताब खाना में तैयार किया जाता था। कागज़ बनाने वाले पांडुलिपियों के पन्ने बनते थे। सुलेखक पाठ नकल करते थे। कोपत्तागार पन्नों को चमकीला बनाते थे। चित्रकार पन्नों पर दृश्य को चित्रित करते थे। अंत में जिल्दसाज पन्नों को एकत्रित करते उसे अलंकृत आवरण में सुसज्जित करते थे। अब बताइए कितना झोल था। जिस तरीके से अभी वीडियो बनाने में इतना टफ होता है, बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, उसी तरीके से ये पांडुलिपि तैयार करने में। पहला देखिए, पहला काम कौन करेगा, कैसे तैयार किया जाएगा वो समझिए। पहले किताब खाना में जाएगा, कंटेंट लेगा कि क्या लिखना है, उसके लिए वो बंदा पढ़ेगा। उसके बाद ये पढ़ करके ज्ञान लेकर के आएगा। दूसरा आदमी होगा जो कागज़ पर इस पर पन्ना बनाएगा। तीसरा आदमी होगा जो इस पर लिखेगा। लिखने वाला अलग आदमी होगा। सोचिए, अब हर कलाकारी एक आदमी के हाथ में नहीं होगा। देखिए पहला आदमी कौन है, जो बेचारा गया किताब का स्टडी किया, उसको जानकारी मिला। दूसरा आदमी को लेकर के आया तो वो पन्ना को बनाया। तीसरा आदमी पन्ना पर लिखेगा। अब सोचिए, फिर चौथा आदमी इसको खूबसूरत चमकीला बनाएगा। पांचवा आदमी पेंटिंग करेगा इसके ऊपर खूबसूरत खूबसूरत, और तब जा कर के छठा आदमी इसको जिल्द लगाएगा, तब किताब बनेगा। तो पांडुलिपि कितनी खतरनाक थी, समझ में आया आपको? पहला समझिए, पहला आदमी क्या करेगा, किताब से जाके पढ़ेगा, जानकारी लेगा। दूसरा आदमी क्या करेगा, पेज तैयार करेगा। तीसरा आदमी इस पेज पर लिखेगा। चौथा आदमी इसको सुसज्जित बनाएगा, चमकीला बनाएगा। पांचवा आदमी आएगा पेंट करेगा। छठा आदमी आएगा इसको जोड़ करके किताब बनाएगा। कितना लंबा प्रोसेस था।
अगला प्रश्न है, जमींदार कौन थे? मुगल व्यवस्था में इसकी क्या भूमिका थी? मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय में जमींदार का प्रभावशाली वर्ग था। जमींदार वे थे जिनकी भूमि और कृषि से संबंध तो था, परंतु वे प्रत्यक्ष रूप से कृषि में भाग नहीं लेते थे। जमीन पर उसका पुश्तैनी हक था। जमींदार की मुख्य 3 श्रेणी थी। पहला स्वायत्ता सरदार, मध्यवर्ती जमींदार और तीसरा प्राथमिक जमींदार। समझिए, कुल मिला के बात यह है कि मुगल काल में जमींदार काफ़ी इफ़ेक्टिव लोग था, मतलब दबदबा था राजा के ऊपर, जमींदार का चलता था, यानी जो कहेगा वो हो। अब सोचिए, दूसरी बात, ज़मीन उसका अपना होता था। पुश्तैनी मतलब उसके बाप का था, उससे पहले उसके बाप का था, उससे पहले उसके बाप का था, मतलब लगातार चलते चल रहा है। अच्छा, तीसरी बात, ये खेती खुद नहीं करेगा जमींदार, उस पर दूसरे लोग खेती करेंगे। अब इसका 3 प्रकार का जमींदार था, बताइए दिए, स्वायत्त सरदार, मध्यवर्ती जमींदार, तीसरा प्राथमिक जमींदार। इसका मेन काम होता था टैक्स की वसूली करना, यहाँ देख सकते हैं, तथा कृषि विस्तार में प्रोत्साहन करना था, आवश्यकता अनुसार शांति का स्थापना करना और राज्य को सेना सेवा प्रदान करना। तो जमींदार लोग कौन कौन काम करता है, देखिए, सब काम तो वही लोग कर रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। खेती में कौन सा अनाज उगेगा, ये कौन तय करेगा, जमींदार। खेती कैसे करवाना है, कैसे लेबर मजदूर से उसको जोश दिला दिला करके काम करवाना है, ये काम इसी को बोलते हैं प्रोत्साहित करना। इसके अलावा आवश्यकता पड़ेगा, कहीं युद्ध हो गया तो वहाँ पे शांति की स्थापना के लिए पहुँचेगा ठाठ से, एकदम बढ़िया से पंचायती टाइप का होगा, मसले को सॉल्व करेगा। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा तो सेना भी देगा राजा को लड़ने के लिए, कौन देगा, जमींदार देगा। तो इस तरीके का काम होता था उस समय। सुलह कुल क्या है, सुलह कुल के बारे में जानिए क्या है। अकबर की सुलह कुल नीति क्या थी? यह मुगल साम्राज्य के एकीकरण की एक स्रोत है। इसके अंतर्गत सम्राट अभी नृत्यजीय तथा धार्मिक समुदायों से ऊपर माना जाता था। वह इन सभी के बीच मध्यस्थता करता था ताकि शांति और सुव्यवस्था बनी रहे। अबुल फजल सुलह कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है। इसमें सभी को धार्मिक स्वतंत्रता थी, परंतु राज्य सत्ता को हानि पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं था। देखिए, सभी धर्मों के लोगों को बैठा करके और एक जगह पर सभी धर्मों की चर्चा चलती थी, और जो सबसे अच्छा होता था वो राज्य के लिए काम करते थे, मतलब जो अच्छी बातें होती थी। अकबर ने शांति, सभी धर्मों के बीच शांति स्थापित रहे, इसीलिए ये काम कराते थे सुलह कुल। ये सबसे अच्छी बात थी कि सभी लोग अपने बात को रखते थे। देखिए, किसी भी तरीके का राज्य को हानि नहीं पहुंचना चाहिए, मतलब राज्य मतलब हो गया आम जनता, वहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इससे बहुत सावधान रहना पड़ता था, खास तौर से इस पर ध्यान दिया जाता था। अगर हम अगली बातचीत, तो औरंगजेब की धार्मिक नीति के संबंध में 2 तथ्य लिखिए, मतलब औरंगजेब कैसा आदमी था धर्म के मामले में, ये बात बताना। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। वह युद्ध क्षेत्र में भी नमाज का समय होने पर घोड़े के पीठ पर नमाज पढ़ लेता था। बताइए, कमाल की बात है, इतना बड़ा नमाजी था कि सोचिए युद्ध चल रहा है और घोड़े पर बैठ करके नमाज पढ़ लेना कोई मामूली आदमी का काम है। और दूसरा, उसने दरबार में संगीत बंद करा दिया, क्योंकि इस्लाम में संगीत को विरोध माना गया, मतलब विरुद्ध माना गया संगीत को। यह एक प्रकार का जादू है। उसने झरोखा दर्शन को बंद करवा दिया, क्योंकि इस प्रथा का वह इस्लाम के विरुद्ध व्यक्ति की पूजा करना मानता था। यानी औरंगजेब ने पहला काम क्या किया, बेचारा बहुत बड़ा नमाजी था, और इस तरीके से घोड़े के पीठ पर भी युद्ध के मैदान में। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है कि संगीत नाच गाना जो होता था दरबार में, इस सब को बंद करवा दिया। फिर तीसरा काम इन्होंने क्या करवाया, तीसरा काम किया झरोखा दर्शन। अब देखते रहेंगे, राजा इस पर चढ़ा हाय हाय करता रहता था और जनता यहाँ पर उसको प्रणाम पाती करता रहता था। ये झरोखा दर्शन था, इसको भी क्या कर दिया, बंद करवा दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या है, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया? तो आप समझिए, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया? तो मुग़ल काल में जजिया कर एक प्रकार का टैक्स था जो मुसलमान शासक हिंदुओं से वसूल करते थे। मुग़लों की भांति शेर शाह भी हिंदुओं से जजिया कर वसूल करता था। यह कर बच्चों, स्त्रियों, अपाहिजों, ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था और धार्मिक स्थिति के अनुसार लिया जाता था, अर्थात निर्धन से कम
और धनवानों से अधिक लिया जाता था। अकबर ने धार्मिक तथा सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से न केवल राजपूतों अपितु सभी हिंदुओं से पूर्ण धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान की। उसने धार्मिक और सामाजिक जीवन पर लगे हुए एक प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर समाप्त करने की घोषणा कर उसने संपूर्ण हिंदू प्रजा का विश्वास प्राप्त कर लिया। तो ये पूछा जा रहा है कि क्यों समाप्त किया, तो आप लिखेंगे जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए 1563 में तीर्थ कर और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया गया, अकबर ने किया, ताकि जनता उस पर विश्वास करे कि ये धर्म के लिए बादशाह नहीं है, इसका कर्म हम सभी के लिए बराबर है। समानता लाने के लिए ये काम किया गया। वैसे जजिया कर क्या होता है समझ लीजिए। जजिया कर एक तरीके का टैक्स होता है जो हिंदुओं से लिया जाता है, और वो किस किस से नहीं लिया जाता है इम्पोर्टेंट है। हिंदू में भी जो अपाहिज है, गरीब है, मजबूर है, लाचार है, बूढ़ा है, बच्चा है, इस टाइप के लोगों से नहीं लिया जाता है। केवल अमीर से लिया जाता है और मध्यम वर्ग के लोगों से। तो मध्यम वर्ग का लोग जो जैसा पैसे वाला उसी हिसाब से टैक्स लिया जाता था। इसको भी अकबर ने समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है मुग़ल कालीन सिक्के यानी टकसाल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब मुग़ल काल में जो सिक्के थे उसके बारे में बताना है। तो 1577 में अकबर ने मुद्रा प्रणाली में सुधार किए। ख्वाजा अब्दुल समद को दिल्ली की शाही टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त किया। अकबर के समय सोना, चांदी और तांबे के गोल और चौकोर सिक्के चलाए जाते थे। सिक्कों पर बादशाह का नाम, टकसाल का नाम, जारी किए गए वर्ष का उल्लेख होता था। कुछ सिक्कों पर कुरान की आयतें भी लिखी थी। कुछ सिक्के निम्नवत थे। ये सिक्के के बारे में डिटेल है, तो समझिए सिक्कों के बारे में। पहली बात कि सिक्का पर ना राजा का चित्र वगैरह उस समय में नहीं होता था, बल्कि उसका नाम होता था और टकसाल जहाँ से छपा है वो, और डेट कब का था। ये तो आज भी ऐसा होता है, तो आपको लिखा हुआ रहता है। उसके अलावा सिक्के पर जो है कुरान की कुछ आयतें लिखी जाती थी। आयत वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, इस टाइप से आयत वगैरह होता है कुरान शरीफ की। बहुत सारा आयत है जिसको उस समय में लिखा जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कौन कौन चीज़ का सिक्का चलता था, तो सोना, चांदी और तांबा का। कैसा टाइप का था, तो गोल और चौकोर था। अब बात करें संसब की, तो संसब क्या होता है? यह सबसे बड़ा सोने का सिक्का होता है। तो ये सब सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के का उदाहरण है। तो संसब क्या था? सबसे बड़ा सिक्का था उस समय में सोने का। सोचिए 101 तोले का था। तो बहुत बड़ा बड़ा जो बिजनेस होता था, लेन देन होता था, उसको करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। बात करें अगर इलाही का, तो इलाही क्या था? ध्यान दीजिएगा, इलाही सबसे अधिक चलने वाला सोने का सिक्का होता था। मतलब इलाही सबसे ज़्यादा चलता था। वो सिक्का किस चीज़ का था? सोने का। बात करें रुपया का, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रुपया यह चांदी का सिक्का था। किसका सिक्का था? चांदी का। रुपया किस चीज़ का सिक्का होता था? चांदी का। फिर बात करें अगर जलाला का, तो ये किस चीज़ का सिक्का था? ये भी चांदी का, चौकोर सिक्का था। दाम की बात करें तो ये तांबे का सिक्का होता था, जिसका वैल्यू कितना होता था? 1/10। अब जीतल की बात करें, दाम की बात करें तो 1/10 वाला हो गया। और जीतल की बात करें तो तांबे का सबसे छोटा जीतल कहलाता था जो सिक्का होता था। तो अकबर ने सिक्के पर अपनी आकृति अंकित नहीं कराई, मतलब राजा जो है अपना चित्र उत्र उस पर नहीं बनवाया उस समय में। उसके पुत्र जहांगीर द्वारा सिक्के पर अपनी आकृति अंकित कराई गई। तो जहांगीर ऐसा बादशाह था जिसने सिक्के पर अपना फोटो बनवाया था। अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब की राजपूत नीति के विषय में आप लिखिए। तो औरंगजेब के बारे में बोल रहा है कि लिखिए राजपूत के साथ उसका कैसा संबंध था इस बारे में। तो देखिए औरंगजेब की राजपूत नीति अकबर की राजपूत नीति से एकदम अलग थी, बिल्कुल अलग रहेगा। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम था और शासन व्यवस्था को बहुत अलग ढंग से चलाता था। अकबर अलग ढंग से चलाता था। उसने अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत राजपूतों के प्रति असहिष्णुता की नीति का व्यवहार किया। असहिष्णुता मतलब होता है किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरतना। असहिष्णु मतलब होता है सबको अपना लेना। तो किसी को नहीं अपनाने को असहिष्णु बोला जाता है। तथा राजपूतों के प्रति सदैव ईर्ष्या, जलन जिसको बोलते हैं, द्वेष, घृणा, नफरत, ये सब का भाव रखते थे। अपने राजपूत राज्यों पर आक्रमण कर उन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया, जिससे
उसे कभी भी पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुई। अपनी अव्यवहारिक राजपूत नीति के कारण औरंगजेब को अपने शासन काल में अनेक प्रांत, मेवाड़ हो गया, बुंदेलखंड के शासकों से संघर्ष करना पड़ा। यानी देखना नहीं चाहता था औरंगजेब राजपूत को, तो उसके साथ संघर्ष होगा ही। तो संघर्ष के कारण ही इसको लंबे समय तक काफ़ी ज़्यादा लोगों से लड़ना पड़ा और शासक से संघर्ष करते रहना पड़ा। अब इसका दिक्कत ये हुआ कि काफ़ी समय उसका खराब हो गया राजपूत के साथ में। चूँकि देखो, एक अच्छा बादशाह होता है अपना समय गंवाए बिना कहीं भी अपने राज्य को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य कला कृतियों के नाम बताएं। तो स्थापत्य कला कृति में आप लिख सकते हैं इबादत खाना है, 1 नंबर पे आप लिख सकते हैं। दूसरा हो गया चार मीनार हो गया, 2 हो गया। उसके बाद गोल गुंबद हो गया, 3 हो गया। और बीजापुर की इमारत है, ये 4 हो गया। बस ये लिखेगा, इसका आंसर उतना बढ़िया से नहीं दिया गया। मुगल दरबार में अभिवादन के कौन कौन से तरीके थे, मतलब वेलकम करने का क्या क्या तरीका था। तो अभिवादन करने का 4 तस्लीम तरीकाएं दाएं हाथ से ज़मीन पर रखने शुरू होता था। अब देखिए, अभिवादन करने के लिए क्या करेगा, 4 तस्लीम तरीका था। कौन कौन? पहला था कि दाएं हाथ को ज़मीन पर रखने से शुरू होता था, मतलब दाएं हाथ को ज़मीन पर रखता। फिर अभिवादन के तरीके में पदानुक्रम, उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था, मतलब वो कैसे अभिवादन कर रहा है इससे पता चलेगा कि वो गरीब है कि अमीर है, या कितना अमीर है कितना गरीब है, इस टाइप का। आत्म निवेदन का उच्चतम रूप सिजदा और दंडवत लेट जाना। आप लोग देखे होंगे सजदा करते हुए, या आप जो हिंदू धर्म के लोग होंगे वो दंडवत देखे होंगे, देखते होंगे लेट जाता, अपना सर जो है वो ज़मीन से लगाता है, तो सजदा होता है उस तरीके से। शाहजहाँ के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर 4 तस्लीम तथा ज़मीन बोसी, ज़मीन को चूमने का तरीका अपनाया गया। वही कुल मिला करके आप लोग फिल्म में देखे होंगे कि ज़मीन को चूमना, जैसे सजदा करना, सजदा और पाबोस तो उसके समय में भी आया था, बलबन के समय में भी, तो इस तरीके का था। लेकिन याद रखिएगा, अभिवादन से पता चलता था कि गरीब है कि अमीर है, उसकी हैसियत का। आप देखते होंगे आज आप कहीं जाइए, पता चल जाएगा आपकी कितनी इज्जत हो रही है, क्योंकि जितनी हैसियत रहेगी उतनी इज्जत होगी। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन सिंचाई व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिंचाई व्यवस्था के लिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था के लिए 3-4 चीज़ होता ही है। मुगल काल में सिंचाई के लिए कुआं, नहर, यही सब होता ही है, पहले भी होता था, अभी भी होता है, का उपयोग किया जाता था। तुगलक शाह या फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में उत्तर भारत में नहरों का जाल बिछाया गया था और कुएं से सिंचाई हेतु भारतीय अरहट कहते हैं जिसको, रहट का उपयोग किया जाता था। जैसे इस टाइप से क्या होता है कि ये बर्तन, ये बाल्टी है ना, तो इसमें 2 बांस ऐसे लगा दिया, इसमें एक रस्सी पकड़ के एगो आदमी खींचेगा तो ये पानी फेंकाता था, रेहट इसी को बोला जाता था। का वर्णन मिलता है 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब और सतलज के क्षेत्र में प्रयुक्त पूर्ण रूप से विकसित यंत्र का वर्णन मिलता है। उस समय में इस सब क्षेत्र से मिला है कि रेहट का प्रयोग किया जाता रहा होगा। कौन से क्षेत्र में? तो पंजाब हो गया, सतलज नदी का नाम सुने होंगे, उसके क्षेत्र में। मुगल काल में चावल, ज्वार और गेहूं की फसल अत्यधिक उपजाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उपजाई जाती थी। चूँकि चावल के लिए पानी अधिक चाहिए होता है, आपको भी पता होगा, आज भी अभी मौसम बरसात का ही चल रहा है, तो चावल के लिए काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है। अतः जिन इलाकों में प्रति वर्ष 40 इंच या उससे अधिक बारिश होती थी वहाँ चावल उपजाया जाता था, और कम वर्षा वाले क्षेत्र में गेहूँ, बाजरा, ज्वार और पैदावार होती थी। मतलब देखिए, जहाँ पर कम बारिश होगा तो उस टाइप का फसल उपजाएंगे, और जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगा तो वहाँ पे उस टाइप का फसल उपजाएंगे। तो ज़्यादा बारिश के लिए चावल और कम बारिश के लिए गेहूं, बाजरा, ये सब को इस्तेमाल किया जाता था। मुगल काल में कई नहरें बनवाई गई और कुछ नहरों की मरम्मत का भी कार्य संपन्न हुआ। आराम से आंसर लिख लीजिएगा, हम आपको आसान भाषा बता देते हैं। देखिए, असल में मुगल के टाइम में सिंचाई के लिए तालाब, नहर, ये सब चीज़ें थी, और रेहट का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा कई नहरों का भी निर्माण कराया गया। जो पहले से नहर बना हुआ था, जो खराब नहर हो गया था, उसको भी ठीक ठाक करवा दिया गया। तो कुल मिलाकर के सिंचाई की व्यवस्था, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 प्रकार का फसल होता है, एक जिसको कम पानी की ज़रूरत होती है, एक जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जैसे
चावल के लिए ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है और गेहूं के लिए कम की ज़रूरत पड़ती है। तो जहां कम वर्षा होता था वहां गेहूं की फसल उपजाते थे, और जहां अधिक वर्षा होता था वहां चावल की फसल उपजाते थे। और इस तरीके से मुगल काल में सिंचाई की व्यवस्था को ठीक ठाक किया गया था। उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अगले दिन हम लोग शासन और इतिवृत्त मुगल दरबार के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।